Hello and welcome to Center for Ambition. Today we are going to discuss FCRA recent uh, judgment कहूँ या अमेंडमेंट कहूँ बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है जो 2011 में आया, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए और उनको लागू कर दिया है। तो हम सारे पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बीच बीच में न्यूज पढ़ते होंगे, जैसे बागेश्वर धाम जो बाबा है उनको गवर्नमेंट ने क्या दे दिया है, परमिशन दे दी है फॉरेनर फंड रिसीव करने की। तो परमिशन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, क्योंकि कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एजुकेशन बॉडी या कोई भी बॉडी एनजीओ, स्पेशली एनजीओ या मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल विदाउट द परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉरेनर फंड को रिसीव नहीं कर सकता है अंडर द गाइडलाइन ऑफ द एफसीआरए। एफसीआरए की गाइडलाइन ये है, एफसीआरए एक्ट में कहा गया है कि एनी पर्सन विच इज रिसीविंग फंड फ्रॉम द फॉरेनर कंट्रीज इज नॉट परमिसेबल विदाउट द गाइडलाइन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइन के अलावा कोई भी नहीं है जो एफसीआरए के अंदर आता है। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऐसे ही है कि राम टेम्पल ट्रस्ट गेट एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, कि अगर राम टेम्पल रिलीजियस मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है या रिलीजियस टेम्पल है, तो अगर एफसीआरए के उससे पैसे अगर फंड लेना, विदेश से चंदा लेना है, तो उसे एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। तो हम समझेंगे कि एफसीआरए का पर्पस क्या है, एफसीआरए है क्या। आपको बहुत सारी न्यूज मिलेंगी, तो ये न्यूज मैंने इसीलिए लगाई हुई है कि आप समझें कि अगर एफसीआरए अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि अगर मान लो ऐसी कोई न्यूज आ गई बाबा बागेश्वर की या राम टेम्पल की, तो वहां से कुछ प्रोविजन एफसीआरए एक्ट के निकल के आएंगे, जैसे एफसीआरए 2011 की या 2026 में जो भी रिसेंट गवर्नमेंट ने अपना जो जजमेंट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, तो ये सारे आप पढ़ेंगे तो आपको एफसीआरए ये GS2 का सीधा सीधा है, गवर्नेंस में भी आ सकता है या फिर GS3 में भी पूछ सकता है इसे सिक्योरिटी टॉपिक से, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी एनजीओज हैं वो फॉरेनर एड लेते, विदेशों से चंदा या पैसा लेते, वो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्र की एकता अखंडता पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसको ब्रीच करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी चलाते हैं, जैसे नक्सलवाद एरिया में या मान लीजिए इंसर्जेंसी रीजन में या मान ली टेररिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, गवर्नमेंट का कहना है। तो ये सिक्योरिटी का भी टॉपिक बन जाता है, दूसरा गवर्नेंस का भी टॉपिक बन जाता है। तो GS2 और GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि GS2 में कैसे इसका यूज करना है एज ए ट्रस्ट, और GS3 में एज ए सिक्योरिटी कैसे यूज करना है। तो हम इसके सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो रिसेंट 2026 में जो अभी हमें रेगुलेशन लाए, तो गवर्नमेंट ने जो भी कुछ एनजीओ हैं उनको अगर फंड ले रहे हैं तो ये 5 एजुकेशन, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल और कल्चरल, अगर कोई व्यक्ति फॉरेनर फंड लेना चाहता है तो उसको इन 5 कैटेगरी में ही अलाउ है, या तो एजुकेशन होना चाहिए, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये द हिंदू का है। तो अंडर द फ्रेश चेंज रूल ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, एनजीओ आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड जियोग्राफिकल स्कोप देयर प्रोग्राम रिसीव कंट्रीब्यूशन अंडर द 5 परमिटेड कैटेगरीज। गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 5 कैटेगरी बना रखी है कि अगर कोई एनजीओ विदेशी चंदा ले रहा है तो इन 5 कैटेगरी के अंदर ही ले सकता है, या तो वो एजुकेशनल एनजीओ हो, या इकोनॉमिक एनजीओ हो, या रिलीजियस एनजीओ हो, या फिर सोशल एनजीओ, या फिर कल्चरल एनजीओ। इनके अलावा और कोई टाइप का एनजीओ है वो पैसा नहीं ले सकता विद इन द एफसीआरए गाइडलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर एजुकेशन में देखा जाए तो क्या ये उनके सब टाइप है कि स्कूल, कॉलेज एंड लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन में काम करता है तो ले सकता है, स्कॉलरशिप्स में काम करता है ले सकता है, रिसर्च में काम करता है तो ले सकता है, सिविक अवेयरनेस या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोग्राम में काम करता है अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो विदेशों से चंदा ले सकता है विद इन द गाइडलाइन ऑफ द एफसीआर। इसके अलावा अगर कोई वो तीसरा या अगर कोई वो अपने 1 2 3 4 5वें पॉइंट में या 5वें प्रोविजन से पैसा ले रहा है या खर्च कर रहा है,
तो उसको गवर्नमेंट को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। हालांकि इनका भी ब्यौरा देना पड़ता है। अगर कोई इकोनॉमिक एनजीओ है, लाइवलीहुड जनरेशन में काम करता है, स्किल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, सेमीकंडक्टर, माइक्रो एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन में काम करता है, तो इन्हीं के अंदर उसको पैसा खर्च करना रहेगा। इनके अलावा अगर वो करेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा या पेनल्टी लगा दी जाएगी। रिलीजियस में गवर्नमेंट ने ये बांट दिया है, प्लेस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस एजुकेशन, पिलग्रिम, मेडिटेशन, प्रिजर्वेशन और रिलीजियस ट्रेडिशन। तो पब्लिक हेल्थ और सोशल में अगर सोशल एनजीओ सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है तो पब्लिक हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, सैनिटेशन या न्यूट्रिशन में भी काम करेगा। इनके अलावा अगर वो कहीं पे भी जो विदेशों से चंदा लिया हुआ है उसका यूज करता है तो गवर्नमेंट उसको ऑडिट करेगी और उसको बैन भी कर सकती है विद इन द न्यू गाइडलाइन ऑफ द FCRA। देन कल्चरल में प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड लैंग्वेज, म्यूजियम, आर्चिव, ये सब हेरिटेज कंजर्वेशन, ये न्यू गाइडलाइन है। तो हमें सिर्फ इतना याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ एजुकेशन, इकोनॉमिक, रिलीजियस और सोशल और कल्चरल याद रखना है। अगर आता है FCRA से रिलेटेड, एक बार सीधा सीधा पूछ ले, 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंट चेंजेस क्या है FCRA में, वो आपको डिस्कस करने हैं। अगर मान ली 2026 में या 2027 में इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आती है तो आपको अगर पूछेगा तो रिसेंट चेंजेस में आपको एजुकेशन, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कैटेगरीज में हमने एनजीओ को बांट रखा है। इन्हीं एनजीओ को परमिशन है टू गेट द फंड फ्रॉम द फॉनर इंस्टीट्यूशन। फॉनर किसी भी इंस्टीट्यूशन से फंड ले सकते हैं या फॉनर डोनर से फंड ले सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल ऑल्दो यही खत्म हो जाता है, पहले हम डिस्कस कर लिए थे लेकिन अब हम धीरे धीरे समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं FCRA होता क्या, फॉरेनर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो सीधी सी बात है कि FCRA एक ऐसा एक्ट है जो एनजीओ गवर्नमेंट, जो एनजीओ विदेशी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं उन पर चेक लगाता है या उनको एक उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है कि आप पैसा लेते हैं कहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे का कैसे यूज करते हैं। तो वही है, द फॉरेनर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेनर डोनेशन बाय इंडिविजुअल एनजीओ एसोसिएशन एंड द कंपनीज इन इंडिया। ये 2011 में इंप्लीमेंट हुआ। तो इसका सीधी सी बात है कि FCRA इज एक्ट क्या करता है वो, कि जो भी एनजीओ, इंडिविजुअल या एसोसिएशन फॉरेनर एड ले रहे हैं या विदेशी चंदा ले रहे हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्यों लगाता है? कि वो चंदा शायद विदेशी इंस्टीट्यूशन भारत की एकता अखंडता पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, उसको वीकनिंग करने के लिए ना खर्च करें। तो जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज में हमने देखा, बहुत से देखा कि इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में है उसमें भी विदेशी फंड लेते हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए, लेकिन वो ट्राइबल वेलफेयर की वजह से ना इंसर्जेंसी में पैसा लग जाता था। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, देश की एकता अखंडता सोवरिटी को मेंटेन करना, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिक्स के टाइम पे अगर पैसा ब्लैक मनी मार्केट में आ जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज उसका पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को वो करना। और ये FCRA को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये FCRA के बारे में हमने समझा। अब ये आगे पीछे हो गया, न्यूज में क्यों है वो हम की हाईलाइट ऑफ FCRA अमेंडमेंट देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ FCRA का क्या है, देन चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट के पास। तो एक नील हरीप्रीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2012 मेंस का क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। व्हाट इज FCRA? ये वो जो डेफिनेशन थी वो न्यूज़पेपर की, ये मेरी है, मैंने थोड़ा सा इसको क्रिप्स किया है। इसकी FCRA है क्या, तो मैंने लिखा है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट is an Indian law that regulate the acceptance and utilization of the foreign contribution by individual, association, NGO and other organization। ये मेरी डेफिनेशन है, हमने इस डेफिनेशन को अपने अनुसार लिखा है। वो डेफिनेशन थी वो न्यूज़पेपर की थी, हमने इसको थोड़ा सा क्रिप्स और इसके मल्टी डायमेंशन खोलने की बात की है। ये हमने लिखा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक इंडियन लॉ है जो रेगुलेट करता है किसको? एक्सेप्टेंस को, यूटिलाइजेशन को, फॉरेनर जो पैसा आ रहा है उसको, इंडिविजुअल द्वारा, एसोसिएशन, एनजीओ को और अदर ऑर्गेनाइजेशन को। जिसका ओरिजिन 1969, ये जब FCRA पहली बार 1976 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे इसकी बात चली थी। इसका कोई इतना रिलेवेंस नहीं है लेकिन हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं FCRA के ऑब्जेक्टिव क्या है।
अगर जनरल वे में अगर बात करें तो एफसीआरए के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जैसे हमने पहले पढ़ा, नेशनल सिक्योरिटी सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए, लोगों का पब्लिक ट्रस्ट बना रहे वो मेंटेन करने के लिए, वही सारे पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ये सब है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू इंश्योर फॉरेनर डोनेशन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट, जो फॉरेनर डोनेशन आता है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को न ब्रीच करे, हमारी ये अखंडता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, डाइवर्सिटी को भी ब्रीच ना करे, और जो पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक गवर्नेंस है उसको भी ब्रीच ना करे। इसीलिए हम एफसीआरए एक्ट को लाए। अब इसमें क्या है, एफसीआरए एक्ट में जो एफसीआरए एक्ट है वो कौन मेंटेन करता है? एफसीआरए का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। अगर मान ली हमने कोई एनजीओ बनाया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में हमें अगर पैसा लेना है विदेशी कंट्रीज से तो रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में करा जाएगा, और वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा फॉर द 5 ईयर, वैलिड फॉर द 5 ईयर। पहला, फॉरेनर कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड ओनली इन डिजाइनेटेड एफसीआरए अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी चेंजेस है कि जो अगर पैसा विदेशों से आ रहा है वो कंट्रीब्यूशन एसबीआई के अकाउंट में होगा, दैट एसबीआई लोकेटेड इन दिल्ली ब्रांच। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में अगर कोई एनजीओ है तो बेंगलोर की एसबीआई में ले लेगा, नहीं, उसको दिल्ली की जो मेन ब्रांच है, ये अमेंडमेंट किए गए रिसेंटली इसलिए बता रहे हैं, दिल्ली की मेन ब्रांच है उसमें ही पैसा उसका आएगा। और कोई भी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एनजीओ जो एफसीआरए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो पैसा विदेशों से नहीं ले सकता। ये रिसेंट 3 चेंजेस है, ये हमने देखे हैं। देन की चेंजेस इन एफसीआरए रूल 2026, इसमें चेंजेस क्या है? पहला तो इंट्रोड्यूस द डिजाइनेटेड अथॉरिटी। एक डिजाइनेटेड अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी जो सारा पैसा ऑडिटिंग करेगी किसी भी एनजीओ का। अगर उसे लगेगा कि ये पैसा इलीगल तरीके से आ रहा है, उसका नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज में खर्च किया जाता है, तो वो उस एनजीओ को बैन भी कर देगी, उसका पूरा पैसा भी जब्त कर लेगी। इसमें गवर्नमेंट के लोग होंगे। देन ये नहीं, इसमें है नो सब ग्रांटिंग, नो सब ग्रांटिंग, सब ग्रांटिंग, नो सब ग्रांटिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये कोई एनजीओ है, एनजीओ एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, और ये दूसरा कोई एनजीओ है, तो अगर ये एनजीओ को मान लीजिए कुछ पैसा मिला, मान लीजिए 500 करोड़ पैसा मिला बाहर से, तो ये एनजीओ ऐसा नहीं है कि इस एनजीओ को पैसा दे देगा इसमें से 100 करोड़ के आप भी इस पे काम करो। तो न्यू चेंजेस क्या है कि सब ग्रांटिंग इज नॉट अलाउड। आप दूसरे एनजीओ को सेम सेक्टर में काम करने, ये भी एजुकेशन सेक्टर में ए एनजीओ काम कर रहा है और बी एनजीओ भी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, तो अगर इस एनजीओ को पैसा नहीं मिला, मान लीजिए एफसीआरए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और अगर इसको पैसा नहीं मिला, तो ये चाहे तो इसको पैसा दे देगा, लेकिन अंडर द न्यू गाइडलाइन ऑफ द एफसीआरए ये इसको पैसा नहीं दे पाएगा। तो सब ग्रांटिंग यहां से क्या है, खत्म कर दिए न्यू गाइडलाइन के अनुसार। देन क्लियर डेफिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी, डेफिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी क्लियर डेफिनेशन दी है कि अगर आप एफसीआरए के अंदर एक बार रजिस्टर्ड कोई भी एनजीओ हो गया तो विद इन 5 ईयर के लिए वैलिड होगा, उसके बाद वो इनवैलिड होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो उसको रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। देन असेट्स मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल फ्रेमवर्क एक बनाया गया, एक डिजाइनेटेड अथॉरिटी होगी, पूरा डेटा हमारा मॉनिटर करेगी और सारे हमारे कितना पैसा एसेट्स वगैरह है, मान लीजिए हमारे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनजीओ का कहाँ कहाँ काम कर रहा है, सारे मॉनिटर करेगी और फिर देखेगी ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और स्पेशल प्रोविजन फॉर रीजन अफेक्टेड नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक और कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एक प्रोविजन किया गया है कि अगर मान लीजिए स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, अगर नेचुरल डिजास्टर किसी एरिया में आ गया, पैंडेमिक आ गया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसके लिए एनजीओ कोई अतिरिक्त उसको पैसा खर्च करने की परमिशन दे दी जाती है विद इन द एफसीआरए न्यू गाइडलाइन। तो ये न्यू गाइडलाइन है, आल्दो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब आता है कि एफसीआरए कंट्रोवर्शियल क्यों है, एफसीआरए का कंट्रोवर्सी क्यों चलती है कि गवर्नमेंट का कुछ कहना रहता है और जो एनजीओ है उनका कुछ कहना रहता है। तो पहले समझते हैं गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जो इसको इलीगल गैप, प्लगिंग लीगल गैप्स, या कहीं की गवर्नमेंट कह रही है कि जो इलीगल पैसा आता है उसको हम रोकेंगे, उसको लीगल बनाएंगे। देन नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को लाना है,
एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी का मतलब जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं उन्हें एनजीओ की इफिशियंसी को बढ़ाना है कि वो एनजीओ अगर एजुकेशन सेक्टर में, कल्चर सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में काम कर रहा है तो उसी सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर में काम करे। ऐसा नहीं एजुकेशन सेक्टर वाला अचानक से कल्चर सेक्टर में काम करने लगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी भी यहाँ से बढ़ेगी। और प्रिवेंटिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जैसे कुछ एनजीओ मान लीजिए कि हमने देखा कि हम जब झारखंड में कोयल माइनिंग कर रहे थे तो कुछ एनजीओज वहां पे आ गए। उन एनजीओ जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे कोयल माइनिंग के टाइम पे, तो इंडिया को एनर्जी की जरूरत थी, कोयल की जरूरत थी, तो ये ग्रीन एनजीओ या मैं कहूँ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जो एनजीओ है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी माइनिंग की उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। तो इंडिया का क्या है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज मानी जाती है। उसके अलावा हमने बहुत बार देखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो एनजीओ काम करते हैं, वो एनजीओ ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम न करते हुए इंसर्जेंसी में पैसा फंड करते हैं। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी को, बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन, ये सारे गवर्नमेंट के कंसर्न है। एनजीओज के या गवर्नमेंट अपोजिशन के कंसर्न क्या है? उनका कंसर्न ये है कि हमारी जो पावर है, गवर्नमेंट जितना एफसीआरए को स्ट्रेंथन करेगी वो हमारी पावर को कम करेंगे और हमारा जो काम करने का दायरा है वो कम हो जाएगा। तो रिस्क ऑफ पावर एब्यूज, और गवर्नमेंट तब चाहेगी तब अमेंडमेंट कर देगी और हमारी जो इफिशियंसी है काम करने की उसको कम कर देगी। ये दूसरा, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करेगी तो उससे क्या है, बहुत सारे एनजीओ काम करना बंद कर देंगे या डीमोरलाइज हो जाएंगे। देन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होगा एज पर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ये फंडामेंटल राइट कैसे वायलेशन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फॉर्मेशन ऑफ द एनजीओ इज द फंडामेंटल राइट, बट टेकिंग द फंड फ्रॉम द फॉरेनर कंट्री इज नॉट द फंडामेंटल राइट ऑफ द एनजीओ। तो उन्होंने कहा कि अगर एनजीओ कोई काम ही नहीं कर पाएगा तो कोई बनाएगा क्यों? तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ द एनजीओ इज द फंडामेंटल राइट है, तो उसका भी वायलेशन होगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने 5 सेक्टर में ही एनजीओ को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कैटेगरी, इनसे ज्यादा आप एनजीओ इन सेक्टर के अलावा नहीं बना सकते। इकोनॉमिकल, कल्चरल, एजुकेशन, हेल्थ, इनमें उन्होंने कहा इन्हीं में बना सकते हो। तो उनका कहना है कि ये हमारा वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज पर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एनजीओ फॉर्मेशन, एनजीओ बनाना इज द फंडामेंटल राइट किसी भी इंडिविजुअल का है। तो उनका कहना है कि हमारा वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है। देन रेगुलेटिंग डिस्करेज एक्टिविटीज ऑफ फेयर रिपोर्टिंग, जो हम फेयर रिपोर्टिंग है उसको भी ये रेगुलेट करता है एनजीओ का, ये कहना है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है जो रिसेंट में आया? स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, यूज, प्रमोट गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रिवेंट यूज ऑफ डाइवर्जन ऑफ द फॉरेन फंड। इसको एक एक करके देखो। स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एनजीओज का जो भी पैसा आता है उनको हम रेगुलेट कर रहे हैं, पहली चीज। प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, जो हमने समझा इंसर्जेंसी उनमें सब काम करते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, ये सब कभी कभी हमने देखा टेररिज्म वगैरह में भी काम करने लगता है, वो भी प्रोटेक्ट। देन प्रमोट गुड गवर्नेंस होगी। गुड गवर्नेंस का मतलब कि इनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, सर्विस डिलीवरी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? 5 सेक्टर में काम करेंगे, उनको सर्टेन सेक्टर में ही गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है तो एजुकेशन सेक्टर में भी सब कैटेगरी बना दी, आप इन सेक्टर में, लाइब्रेरी में, कॉलेज में, इनमें काम कर सकते हो। अगर उन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर में काम करना है, आ रहा हूँ 1 मिनट, बारी आ रहा हूँ, तो सोशल सेक्टर में काम करना है तो उन्होंने कहा हेल्थ सेक्टर, इन सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। तो यह है कि गुड गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा और इनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाएगी। इनका जो दायरा है वो बहुत कम कर दिया है कि इस दायरे में ही आपको अपना जो काम करना है, आपको परफॉर्मेंस करना है, इससे ज्यादा काम नहीं करना है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी हम तय कर पाएंगे। देन इनका जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन का मतलब सब ग्रांटिंग ऑफ द फंड हमने इनका खत्म कर दिया। सब ग्रांटिंग का जो हमने समझा कि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को अपना फंड नहीं दे सकता है, चाहे वो सेम सेक्टर में काम कर रहा हो। तो उसका जो फंड का डाइवर्जन है वो भी यहां से हो गया है। तो मिसयूज ऑफ द फंड यहां से बहुत
कम हो जाएगा, ये भी इसका सिग्निफिकेंस है। देन इनहांस द रोल ऑफ एनजीओ डेवलपमेंट एंड वाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। जाहिर सी बात है, अगर एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बन जाएगी तो जो फंड है उनका प्रॉपर ऑडिटिंग करेगी और उसका अकाउंटेबिलिटी तय करेगी एनजीओ की। तो एनजीओ की अकाउंटेबिलिटी तय करोगी, सर्टेन सेक्टर में ही काम करना है, अगर एजुकेशन सेक्टर है या मान लीजिए सोशल सेक्टर है, तो इनकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी एनजीओ की। तो इसके सिग्निफिकेंस रिसेंट अमेंडमेंट के ये हैं। देन चैलेंजेस क्या है जो हमने क्या कहते हैं रिसेंट चेंजेस लाया, कुछ चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है बैलेंसिंग रेगुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ द एनजीओ, कि एनजीओ को हमने रेगुलेट कर दिया है या कहीं दूसरे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है सर्टेन सेक्टर में, तो वो बैलेंसिंग रेगुलेशन ऑफ द फ्रीडम, जो एनजीओ की फ्रीडम है काम करने की, उसको हमने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, तो इनका दायरा जो डिलीवरी सिस्टम का है वो कम हो जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि एनजीओ वहां पे काम करते हैं जहां पे सर्विस गवर्नमेंट की नहीं पहुंच पाती है, तो हम कह सकते हैं कि एनजीओ सीक्रेट डिलीवरी सिस्टम का भी काम करते हैं और बहुत ज्यादा डिलीवरी, बहुत स्पीड में डिलीवरी करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एनजीओ का जो काम करने का तरीका है बाइड है, बहुत ज्यादा बाइड है और स्पीड में डिलीवरी काम करते हैं, सर्विस डिलीवरी बहुत जल्दी पहुंचाते हैं विद इन द कॉमन सिटीजन के पास। और दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो है एनजीओज हैं, वो एनजीओ सिटीजन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लगे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो गवर्नमेंट ट्राइबल लोगों से इतनी ज्यादा जुड़ी नहीं है, लेकिन अगर कोई एनजीओ ट्राइबल पीपल में काम कर रहा है तो ट्राइबल पीपल की लैंग्वेज, ट्राइबल पीपल का कल्चर, हर चीज समझता है। तो अगर रेगुलेशन आ गया तो उसकी फ्रीडम कम हो जाएगी, तो इस एरिया में एनजीओ का काम करने का जो भी दायरा है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क लगाता। देन एड्रेसिंग द कंसर्न रेज्ड बाय नील हरप्रीत यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो सीधी सी बात है इस केस में जो आया था कि नील हरपीर था, हरप्रीत नहीं, हरपीर था वो। नील हरपीर केस में जो मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ द एनजीओ इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल, बट टेकिंग फंड फ्रॉम द फॉरनर एड्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो वहां का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अगर एनजीओ बनेंगे ही नहीं तो इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये भी एक चैलेंज है। देन इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट सेक्टर, अगर एनजीओ सर्टेन सेक्टर में ही काम करेंगे तो डेवलपमेंट सेक्टर जैसे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑपरेशनल चैलेंज है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप भी हो सकती है एज पर द चैलेंजेस। डिक्टेटरशिप कैसे, अगर गवर्नमेंट चाहे कि कोई भी एनजीओ गवर्नमेंट के विद इन द गवर्नमेंट के अनुसार काम नहीं कर रहा है, ऑल्दो एनजीओ इज वर्किंग, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एनजीओ है, मान लीजिए एजुकेशन एनजीओ है, तो अभी जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में अगर एनजीओ भाग ले लेता है तो सरकार कहेगी नहीं ये एनजीओ एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, मिसयूज ऑफ पावर, उस एनजीओ को तुरंत बैन कर देगी। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि सरकार जैसे निकोबार प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो किसी एनजीओ को लग रहा है, ग्रीन एनजीओ को जो इन्वायरमेंट सेक्टर में काम करता है, कि इससे बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस है, यहाँ की जो फ्लोरा और फौना है वो भी खत्म हो जाएगी या कोलैप्स हो जाएगी। तो वहां पे अगर वो गवर्नमेंट को रोकने का काम करता है तो गवर्नमेंट उस पर भी खत्म कर देगी, उसे भी बैन कर देगी, वो कह देगी ये एंटी नेशनल या नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो एनजीओ गवर्नमेंट मिसयूज ऑफ पावर कर सकती है। नीड टू क्लोज रिमेनिंग वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी जितने भी हैं एनजीओ, वल्नरेबिलिटी भी उनकी हो सकती है। ये ऐसे ही जुड़ गया, इसका कोई मतलब नहीं है, कीवर्ड है। ये हमने चैलेंजेस देखे हैं। अब अरे ये सब देख चुके हैं, दो बार हो गया। ये हम वैसे ही देख लिया कि फंडामेंटल राइट वही है कि एनजीओ बनाना फंडामेंटल राइट है और फंड लेना फंडामेंटल राइट नहीं है। और कोर्ट हैव हेल्ड द इंट्रोड्यूस एफसीआरएम इंक्लूडिंग द 20 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें सीधी सी बात है, ये देखो केस का, सुप्रीम कोर्ट अगर इसे पढ़ लो, अगर मान लीजिए देख लेते हैं इसको, नील हरपीर केस है, न कि प्रीत है, नील हरपीर का है।
इसमें 2022 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो पहली लाइन तो वही है, उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ द एनजीओ इज द फंडामेंटल राइट बट नो फंडामेंटल राइट टू रिसीव फंड फ्रॉम द फॉरनर फंड। ये पहली लाइन याद रखना। अगर एनजीओ से रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो इस केस को हमें मेंशन करना है। और दूसरा, फॉरनर फंडिंग कैन बी मेटेरियल इंपैक्ट ऑन कंट्री सोशल इकोनॉमिक कल्चर पब्लिक। सीधी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि फॉरनर फंडिंग नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सोवरेनिटी पे भी क्वेश्चन मार्क कर सकती है, तो गवर्नमेंट समय समय पे उसको चेक भी कर सकती है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एफसीआरए जो हमारा अमेंडमेंट 2020 हुआ, 20% कैप ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब अगर मान लीजिए किसी भी एनजीओ को 100 रुपए मिला तो उसमें से सिर्फ वो अपने, अगर मान लीजिए 100 रुपए किसी भी एनजीओ को डोनेशन मिला किसी भी फॉरनर से, तो इसमें से 20 रुपए वो खर्च कर सकता है किस पे, अपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, जैसे उसके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी पे, खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर पे या खुद के फूड पे। मतलब 80 रुपए वो करेगा जिस लिए वो एनजीओ बनाए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उस पर काम करेगा। तो उसने कहा 20% कैप ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, 20% खर्च करेगा। फिर प्रोहिबिशन ऑफ सब ग्रांटिंग, सब ग्रांटिंग जो मैंने बताया वो खत्म कर दी। देन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल एंड सर्व टू लेजिटिमेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट, देयरफॉर दे डू नॉट वायलेट आर्टिकल 1419। उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं 20% कैप वाला या प्रोहिबिशन सब ग्रांटिंग वाला, दे आर नॉट कम अंडर द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन आर्टिकल 19 का, 19 का, 21 का एफसीआरए एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई एनजीओ ये आर्टिकल लेके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कि इट इज द वायलेशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट, तो ये वहीं पे उसकी नल एंड वॉइड मानी जाएगी, नल एंड वॉइड मानी जाएगी, पिटिशन उसकी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो हमें सिर्फ यहाँ से नील हरपीर का केस याद रखना है, 20% कैप याद रखना, ये वाली लाइन याद रखनी है कि फॉर्मेशन ऑफ द एनजीओ इज द फंडामेंटल राइट। इसको हम कंक्लूजन में तो डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसा कहीं पे भी आ जाता है कि जहां पे एनजीओस का हमें एकदम से इंट्रो नहीं लिखना है और वहां पे हमें ये लाइन अगर लिखनी है तो हमारी क्वेश्चन की वैलिडिटी, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगेगा, अकॉर्डिंग टू द नील हरपीन केस हम लिख देंगे एनजीओ बनाने, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आया है, तब इस लाइन को हम एज ए इंट्रो यूज कर लेंगे। तो ये हमारा लगभग